Hello everyone, Divya here. Firstly, I welcome you all in my YouTube channel. So yes, this is my first video here, and as you all know that here we are going to revise our mental health nursing. So ये एक 5 दिन का एक चैलेंज काइंड ऑफ रहेगा जिसमें हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग को रिवाइज करेंगे. फर्स्टली आपको इस वीडियो का क्या बेनिफिट रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं. तो पहले तो जो आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारे अभी आई भी हैं वैकेंसी और अपकमिंग भी आएंगे, तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसमें आपको मैं क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाऊंगी जो रिपीट हो रहे हैं कॉन्टीन्यूसली प्रीवियस ईयर्स में. एंड सेकेंडली जो अभी कोर्स करंटली जो कोर्स परस्यू कर रहे हैं नर्सिंग के, जैसे कि GNM, BSc एंड MSc एंड सो ऑन, तो उनके लिए भी काइंड ऑफ एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा अगर उनका सिलेबस कंप्लीट है. अगर नहीं भी है तो जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं तो उनको एक वे मिल जाएगा कि हाँ किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है, सो दैट फर्दर वो कॉम्पिटिटिव में हमारे काम आएंगे. सेकेंडली के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ थ्योरी एंड उसके जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हेल्थ की डेफिनेशन की हेल्थ होती क्या है. सो आई एम डैम श्योर आप सभी को पता ही होगी क्योंकि द वेरी फर्स्ट डे जैसे ही हम कोर्स में एंटर करते हैं अपने नर्सिंग के या मेडिकल की किसी भी फील्ड में, तो हमें सबसे पहले सिखाई जाती है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. यस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन. So, what is health? Health is a complete state of physical, mental, social, spiritual well-being, not merely an absence of disease or infirmity. तो इसका मतलब क्या है, हम पर्सन को हेल्दी कब कहेंगे, जब वो हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल. ठीक है, ये नहीं कि अगर वो फिजिकली हेल्दी है, ठीक है, उसके बहुत सारे मसल्स हैं, ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, ही इज़ नॉट दैट मच सोशल इन हिज सोसाइटी, तो हम कह रहे हैं कि या ही इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन. नो, इस तरह का पर्सन जो है उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे. जो पर्सन हेल्दी है उसको मेंटली भी हेल्दी होना पड़ेगा, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, हर एक चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, तो ही हम कहेंगे कि द पर्सन इज़ हेल्दी. नेक्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ. व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज़ अ बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट. तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम पर्सन को मेंटली हेल्दी कब कहेंगे, जबकि वो बॉडी, माइंड, स्पिरिट और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के चल रहा है. ठीक है, तो हम कहेंगे द पर्सन इज़ मेंटली हेल्दी. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हाइजीन. दोनों टर्म सेम ही है, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है. आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन मेंटल हाइजीन, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन केस थ्योरी के एग्जाम है. सो क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस. ठीक है, तो समझते हैं इसमें हमने लिखा क्या एग्जैक्टली. इसमें 3 चीज़ें लिखी है. प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, कि हमें मेंटल इलनेस होने से बचानी है. ठीक है, जो भी कारण है, किसी को स्ट्रेस है या उसकी कोई लॉस है उसका जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ रहा है, उसकी कोई फिजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ रहा है, फिर फर्दर वो मूव कर रहा है मेंटल इलनेस की तरफ, तो हमें प्रिवेंट करना है उन कॉजेज से उस पर्सन को. सेकेंड है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ. ठीक है, अब तो फिर भी स्टिल काफ़ी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हो गई है, बट अगर हम बात करें कुछ सालों पहले की, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेंटल हेल्थ को नहीं दिया जाता था, विच वॉज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली. क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट हमारा फिजिकल हेल्थ तो है ही है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मेंटल हेल्थ भी है. ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि हमें हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर एक चीज़ों को, तो वैसे ही फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमें प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ को. थर्ड इज़ रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस. अब हमने प्रिवेंट कर लिया पेशेंट को स्ट्रेस में आने से, प्रमोट कर दिया हमने कि अगर जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट कर रहे हैं हम, अलग अलग कोर्सेज कैंपेन चला रहे हैं. थर्डली उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है. ठीक है, हमें बचाना है उनको, साथ ही साथ हमें उनको एक बेटर लाइफ की ओर लेके जाना है, तो उसको कहेंगे हम रिहेबिलिटेशन. क्या वो मेंटली इनस्टेबल तो हो चुका था पर्सन, बट हमें उसको वापस से मेंटल स्टेबिलिटी की ओर लाना है.
3 चीज़ें हमने कवर की मेंटल हाइजीन में: प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंटल इलनेस? एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। ठीक है, मेंटल इलनेस क्या है? इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। किसी भी कारण की वजह से आप नॉर्मली अपने जो हेल्थी रूटीन है उससे आप हट रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस का ये नहीं मतलब है कि कारण भी आपके स्ट्रेस वाले ही होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस वाले तो होंगे ही ऑफ कोर्स, आई मीन के कॉजेज़ आपके हमेशा ये नहीं होंगे कि कुछ मीन्स कुछ बड़ा लॉस हुआ है। हर एक जो पर्सन है उसके लिए स्ट्रेस लेने का कारण एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन हो रही है आपकी नॉर्मल हेल्थ से, तो उसको हम कहेंगे मेंटल इलनेस। नेक्स्ट इज इंसैनिटी और ल्यूनेसी। तो ये हम मेंटली इल जो पर्सन होते हैं उन्हीं के लिए ही वर्ड यूज़ करते थे, मेंटल इलनेस एंड मेंटल ल्यूनेसी। सो यस, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज फादर ऑफ साइकेट्रिक। सो फादर ऑफ साइकेट्रिक किनको हम कहते हैं? द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज बेंजामिन रश। सेकेंड इज फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। सो वाज फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचर्ड। थर्ड वन इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये एग्ज़ाम तो चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो नर्सिंग के लिए या फिर एसएससी में मेनली जो आपके स्टेट एग्ज़ाम रहते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता ही है नेशनल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, या फिर एक्ट या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982 में, और उसके कुछ सालों बाद नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। तो ये आपको याद रखना है, प्रोग्राम पहले आता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले प्रोग्राम बाद में वो एक्ट हुआ। तो प्रोग्राम आया है 1982 में, एक्ट कब हुआ? 1987 में। सो रिसेंट जो हमारा है नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वो आया है 2017 में, 2017। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक चिंता का भी विषय है और एक क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में आता है। दैट इज मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन द वर्ल्ड इज डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीम ऑफ मेंटल हेल्थ डे इन 2022। सो थीम क्या था? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ये हमारा थीम था 2022 का। ये एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड। सुसाइड हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि सुसाइड का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? डिप्रेशन। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ डे। अभी ये आया था आपके रिसेंट एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक पीजीआई वाले उसमें आया था या फिर आया था अभी किसी एग्जाम में। सो मेंटल हेल्थ डे कब होता है आपका? 10 अक्टूबर। सो नेक्स्ट आर सम एबनॉर्मल बिहेवियर्स। ठीक है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका एक ओवरव्यू सा है। हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, अफेक्ट एंड एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी। फर्स्टली आज जो हम पढ़ेंगे वो है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए मेमोरी होती क्या है। मेमोरी इज द एबिलिटी टू रजिस्टर, रिटेन एंड रिकॉल ऑफ स्टिमुलाई और इंफॉर्मेशन। तो मेमोरी क्या है? कुछ भी हमारे आसपास कोई चीज़ें हैपन हो रही है उनको हम याद रख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें रिटेन रख रहे हैं, देन हम उन्हें टाइम आने पे रिकॉल करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको आप सिखा रहे हो अल्फ़ाबेट। ठीक है, फर्स्टली हम क्या करते हैं? डॉट्स के थ्रू उसको सिखाते हैं, बाद में वो फिर इंडिपेंडेंटली खुद ही लिखना सीख जाता है, उसको डॉट्स की ज़रूरत नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं उसके माइंड में उस मेमोरी को। ठीक है, फिर वो अपने अंदर रखता है रिटेन, देन टाइम आने पे वो रिकॉल करता है, फिर तो वो खुद ही लिख लेता है, ABCD अप टू Z खुद ही लिख लेता है। तो वो क्या करता है? रिकॉल करता है इन चीज़ों को। तो मेमोरी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू रजिस्टर, रिटेन एंड रिकॉल द स्टिमुलाई और इंफॉर्मेशन। सेकेंडली, हिप्पोकैम्पस एक पार्ट रहता है हमारे ब्रेन में जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अभी हमें याद रहा, फिर हम उसको रिवाइज कर रहे हैं बार बार, देन वो परमानेंटली हमारे माइंड में स्टोर हो गया। जैसे कि सभी को अपना नाम पता है, पेरेंट्स का नेम पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, परमानेंट एड्रेस पता रहता है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी जो है हमारी कितने टाइप्स की रहती हैं? 3 टाइप्स की, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। इमीडिएट मीन्स
इमीडिएट मतलब अभी अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स जो हमारे कुछ भी इंसिडेंट हुए तो उसको हम क्या कहेंगे, इमीडिएट मेमोरी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हिपोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट है, तो ये कौन सी मेमोरी है, इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, रिसेंट रहती है, लाइक फ्यू मिनट्स, आवर्स, डेज और वीक, उसको हम कहते हैं रिसेंट मेमोरी। जैसे आपने अभी लास्ट कोई बुक पढ़ी होगी या फिर कोई मूवी देखी होगी तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, रिसेंट में। नेक्स्ट इज रिमोट, मंथ, ईयर और डिकेड्स अगो। जैसे कि आपने कहीं किसी प्लेस पे विजिट किया होगा तो वो कौन सी मेमोरी है हमारी, रिमोट मेमोरी। ठीक है, इमीडिएट मीन्स अभी अभी, नेक्स्ट इज रिसेंट, रिसेंट मीन्स कुछ थोड़े से कुछ समय पहले। ठीक है, मिनट भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, हफ्ते भी हो सकते हैं। अगर हफ्ते से ज़्यादा है, मंथ, ईयर्स, डेकेड्स, तो वो हमारा आएगा रिमोट मेमोरी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, मेमोरी डिसऑर्डर्स। फर्स्टली एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी लॉस हमारा 3 तरीके से हो सकता है, एंटेरोग्रेड, रेट्रोग्रेड एंड सर्कमस्क्राइब। एमनीजिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी 3 तरीके से हो सकता है, एंट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड एंड सर्कमस्क्राइब। एंट्रोग्रेड मीन्स रीसेंट मेमोरी लॉस। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ बताया और अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स और आफ्टर फ्यू मिनट्स आप वो भूल गए, दैट इज एंट्रोग्रेड एमनीजिया। नेक्स्ट इज रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मीन्स जो आपकी रिमोट और पास्ट मेमोरी है वो आप भूल गए हैं। अभी हमने पढ़े थे टाइप्स मेमोरी के, उसमें जो आपकी रिमोट और पास्ट जो कुछ मेमोरीज हैं वो आप भूल चुके हैं, उसको कहेंगे रेट्रोग्रेड मेमोरी। जैसे कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो तो उसको हम कहेंगे रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस, पास्ट की चीज़ें आप भूल चुके हो। नेक्स्ट इज सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड में आता है लॉस ऑफ मेमोरी विद स्पेसिफिक इमोशनल इवेंट, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ पेरेंट्स। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है कुछ आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ और आप उस पर्टिकुलर इवेंट को ही भूल जा रहे हो तो उसको हम कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड मेमोरी लॉस। ठीक है, 3 टाइप्स हमने पढ़े, एंट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। एंट्रोग्रेड मीन्स रिसेंट इवेंट को भूल रहे हैं, रेट्रोग्रेड मीन्स प्रीवियस, जो आप बहुत टाइम से आपको याद है चीज़ें, अपना नाम भूल रहे हो, घर का पता भूल रहे हो, दैट इज़ रेट्रोग्रेड। सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे आप मूवीज़ में देखते हो या फिर सीरियल में देखते हो, क्या देखते हो आप उसमें कि इन बिटवीन जो हीरो है उसकी शादी किसी हीरोइन से हो जाती है। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद वो भूल जाता है उन चीज़ों को, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही भूल जा रहा है। होता है ना, बहुत सारी मूवीज़ में ये चीज़ें हम देखते हैं, तो फिर वो कहता है कि अच्छा तुम कौन हो, तो वो चीज़ें कौन सी है, सर्कमस्क्राइब्ड। बाकी उसको सब याद है, उसको अपना घर का पता याद है, उसको अपनी हर एक चीज़ याद है, उसको अपनी कंपनी याद है, उसको अपनी एजुकेशन याद है, बस वो एक पर्टिकुलर जो उसका एक मैरिज वाला सीन था वो भूल जाता है, तो उसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज, ये था एमनीजिया के बारे में। नेक्स्ट इज हाइपरमनीजिया। हाइपरमनीजिया में क्या होता है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी रिलेटेड विद स्पेसिफिक इमोशनल इवेंट, commonly seen in paranoid patient and for example suspicious husband argue with his wife on a very old incident। तो हाइपर एमनीजिया क्या होता है, एमनीजिया में हम पढ़ रहे थे अभी तक कि मेमोरी लॉस हुए, हाइपर एमनीजिया मीन्स एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ों को आप याद रख रहे हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि एक जो हस्बैंड है, पैरानॉइड हस्बैंड, जो कि बहुत ज़्यादा शक्की प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वैसा एक हस्बैंड है, वो एक बहुत ही पुरानी, ये आप कह सकते हो लाइक 6-7 ईयर्स पहले की किसी बात पे आर्ग्यू हुआ था, अब भी वो उसी बात को लेके उसके साथ लड़ रहा है। ठीक है, तो ये मेनली जो आपके पैरानॉइड पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये था आपका हाइपर एमनीजिया। नेक्स्ट इज पैरामनीजिया। पैरामनीजिया में क्या रहता है, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी विद विच नेवर टेक प्लेस। हाइपर एमनीजिया में तो क्या था कि जो हम चीज़ों को याद रख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और उनको हम एक्सेसिवली रिटेन करके रख रहे हैं। पैरामनीजिया में क्या होगा, हम चीज़ों को याद तो रख रहे हैं बट वो कभी हैपन हुई ही नहीं थी हमारे पास में। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कन्फेबुलेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, कन्फेबुलेशन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो कन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है, फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी विच नेवर टेक प्लेस इन योर लाइफ।
जैसे कि हम किसी पे ब्लेम कर रहे हैं, हम कहेंगे कि यस ये आपकी ही वजह से हुआ है क्योंकि आपने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ है, ठीक है। कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन उसके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कोई एग्ज़ाम में कुछ फेल हो रहा है, तो वो कहेगा दूसरे पर्सन को कि तुमने मेरे साथ उस दिन ऐसा किया था, इसी वजह से ऐसा हुआ है, और यस ये सच है। बट जो कि सेकंड पर्सन है उसको कोई आइडिया भी नहीं है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो एक फॉल्स कलेक्शन वो एक थॉट्स की अपने दिमाग में ही कर रहा है, उसको कहते हैं कन्फेबुलेशन। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, डीजा वो एक टर्म है, ठीक है, बेसिक सी टर्म है बट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फेमिलियरिटी विद अनफेमिलियर थिंग्स को हम कहेंगे डीजा वो। जैसे कि हम किसी को देखते हैं तो हमें उसका फेस देख जाना पहचाना लगता है, हमें लगता है कि यस यार ये तो नोन पर्सन है, बट हमने उसको कभी देखा ही नहीं है, तो उसको हम कहेंगे डीजा वो। नॉर्मल होता है, सभी के साथ होता है। नेक्स्ट इज अनफेमिलियर विद फेमिलियर थिंग्स। अनफेमिलियर विद फेमिलियर थिंग्स, अब एक तो केस है जब आप नहीं जानते हैं फिर भी आप उसके पीछे पड़े हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। सेकंड केस है जिसमें आप जानते हो ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, ठीक है, कोई कज़न ब्रदर सिस्टर है, फिर अगली बार मैं उनसे फिर मिल रहा हूँ, फिर मैं उनको नहीं पहचान रहा, अगली बार फिर मिल रहा हूँ, फिर मैं उनको नहीं पहचान रहा, तो दिस इज़ एबनॉर्मल ना, ठीक है। अगर हम बार बार उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, हम नहीं उसको पहचान पा रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी एबनॉर्मल। तो डीजा वो नॉर्मल रहता है एंड जामिस वो ये क्या रहता है, एबनॉर्मल कंडीशन रहता है। नेक्स्ट इज स्टेट अकर ड्यू टू इमेजिन डेंजर। इमेजिन डेंजर के साथ जो स्टेट अकर होती है उसको क्या कहते हैं, एंजाइटी। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप विथ डिटेल्स फॉर डिस्क्रिप्शन। तो जो हमने पहले भी अभी हमने ये पढ़ी, ये टर्म कन्फेबुलेशन कहते हैं कि मेमोरी को के गैप्स को अपनी कुछ भी मनगढ़ंत कहानियों के साथ भर देना, उसको कहते हैं कन्फेबुलेशन। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ ब्रेन विच कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये भी हमने पढ़ा अभी कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, दैट इज हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट इज थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने इसीलिए ऐड कर दिया यहाँ पे इसको। हालांकि ये मेंटल हेल्थ से तो रिलेटेड नहीं है, बट एग्जाम में आते हैं जो भी रिसेंट आपके डेज रहते हैं उसके थीम। तो हमारे एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था इस साल, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। सो नेक्स्ट आते हैं आपके डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो पर्सन अवेयर होता है अपने स्टिमुलाई को लेके, कॉन्शियस है वो, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को लेके, तो होती है कॉन्शियसनेस नॉर्मली। तो उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या है, 4 टाइप्स के यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है, कन्फ्यूज़न, स्टूपर, डेलीरियम एंड कोमा। तो कन्फ्यूज़न क्या रहता है, हम कहते हैं ना नॉर्मली अपने डेली लाइफ में कि यस यार आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट दैट और दोज थिंग्स। तो कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि पर्सन डिसोरिएंटेड है अपने टाइम, प्लेस और पर्सन को लेके। ये एक एक्चुअल डेफिनेशन है कन्फ्यूज़न की। उसे टाइम नहीं पता, उसे प्लेस नहीं पता, उसे पर्सन भी नहीं पता कि किसके साथ वो सराउंडेड है, तो वो है कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट आता है स्टपर। स्टपर क्या होता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड अनरिस्पॉन्सिव रहता है पेशेंट एंड गिव रिस्पॉन्स ओनली टू बेसिक स्टिमुलाई। स्टूपर में क्या रहता है, पर्सन हमें लगेगा कोमा लाइक स्टेट होती है, कोमा के जैसा कोमा नहीं, ठीक है। पर्सन अनरिस्पॉन्सिव रहता है, वो बहुत ही कुछ ही चीज़ों पे वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन उसका रेस्पिरेशन और आई मूवमेंट्स नॉर्मली होती रहती है और वो रिएक्ट भी कर रहा है, बट बहुत ही कुछ सिलेक्टिव चीज़ों पे। नेक्स्ट जो आता है डेलीरियम। डेलीरियम हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। ये क्या रहता है, acute organic brain syndrome, it is characterized by cloudy of consciousness, illusion, hallucination, delusion etc. डेलीरियम जो है हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके थ्योरी वाले एग्ज़ाम होंगे उसके लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ेंगे हम डिटेल में। अभी के लिए आपको याद रखना है डेलीरियम क्या है, acute organic brain syndrome है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस आपकी धुंधली हो जाएगी, इल्यूजन होना शुरू हो जाएगा, आपको हेल्यूसिनेशन होंगे और डेल्यूजन होंगे बहुत सारे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में।
नेक्स्ट इज कोमा। कोमा होता है एंटायर अनरिस्पॉन्सिवनेस। हमने कहा था कि स्टोपर कोमा लाइक स्टेट होती है, बट उसमें सिलेक्टिव चीज़ों के लिए पर्सन रिस्पॉन्स कर रहा है, बट जो कोमा है उसमें एंटायर अनरिस्पॉन्सिव रहेगा जो आपका पर्सन होगा। सो आज की डे 1 क्लास जो है रिवीजन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है साइकियाट्रिक का। सो इससे कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं जो कुछ एग्ज़ाम में देखा गया है रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच टर्म रेफर टू साइंस दैट डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजी। सो ऑप्शंस आर मेंटल हेल्थ, बेसिक साइकोलॉजी, मेंटल हाइजीन एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। सो अगर आप इन दो लाइंस को ध्यान से देखें, डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। सो आपको यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है मेंटल हाइजीन के बारे में। सो इट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर पब्लिश्ड बाय। जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स हैं वो किसने पब्लिश की हैं? सो ऑप्शंस आर TNAI, ANA, SNC एंड INC। सो राइट ऑप्शन इज ANA। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने जो दिए हैं हमारे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। लाइक जो पहला क्वेश्चन था वो RUHS में पोस्ट बेसिक एंट्रांस एग्जाम के लिए पूछा गया था एंड दिस वन was asked for RRB 2019 and 21 में भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट, मंथ, ईयर वुड हेल्प टू असेस। तो अगर आप पेशेंट से पूछ रहे हैं हॉस्पिटल सेटिंग में अबाउट डेट, मंथ, ईयर, तो आप उसका कौन सा जो लेवल है आप असेस कर रहे हो, क्या आप उसमें असेस कर रहे हो? इग्नू में पूछा गया था क्वेश्चन पोस्ट बेसिक के लिए। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज डेलीरियम, ओरिएंटेशन, परजर्वेशन एंड जजमेंट। सो राइट ऑप्शन इज ओरिएंटेशन। जैसा कि हमने अभी थ्योरी की क्लास में भी पढ़ा कि हम टाइम, प्लेस एंड पर्सन से पर्सन के बारे में पूछ के हम किसी भी पेशेंट का ओरिएंटेशन असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। सो ऑप्शंस आर साइन एंड सिम्टम, इनसाइट, सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। So as you all know that mental illness जो है टू कैटेगरी में डिवाइड है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। उसका जो बहुत ही एक की डिफरेंस है वो है इनसाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेडिको साइकियाट्रिक कंडीशन। इसमें से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंसुलिनोमा, एजिटेटेड डिप्रेशन, एंजाइना एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये तीन कंडीशन ऑप्शन नंबर A, C एंड D ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगी। ठीक है, ये मेडिको साइकियाट्रिक कंडीशन है तीनों। ठीक है, पहले कोई जो पर्सन है उसके फिजिकली कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है, देन उसके बाद वो साइकियाट्रिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है। बट अगर आप ऑप्शन B देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आएगा इन सभी से। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि ये तीनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो यू कैन एलिमिनेट ऑल ऑफ दिस और राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा विच इज़ एजिटेटेड डिप्रेशन। तो ये एक मेडिको साइकियाट्रिक कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री। ऑप्शंस आर बेंजामिन रश, फिलिप पेनियल, एमिल क्रैपलिन एंड विलियम ट्यूक। सो राइट आंसर इज फिलिप पेनियल। एंड अगर हम रेस्ट ऑफ ऑप्शंस की बात करें, सो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि हु इज़ फादर ऑफ साइकियाट्री, नॉर्मली पूछा जाए, तो आपका आंसर जाएगा बेंजामिन रश। अगर ऑप्शन में पूछे जो कि ये वाला क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्रिक, तो आपका ऑप्शन जाएगा फिलिप पेनियल। देन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर C की, एमिल क्रैपलिन। सो अगर ऑप्शन में पूछा जाए, वैसे तो इतना नहीं पूछेंगे बट इन केस क्या पता क्वेश्चन ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक साइकियाट्री। सो आपका आंसर जाएगा एमिल क्रैपलिन। एंड अगर बात करें विलियम ट्यूक की कि इनका मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या कंट्रीब्यूशन था,
तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट जो आपका साइकेट्रिक हॉस्पिटल प्राइवेट साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन्होंने ओपन किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म साइकेट्रिक वॉज कॉइन्ड बाय। तो टर्म साइकेट्रिक किसने कॉइन करी थी? सो ऑप्शंस आर स्किनर, सिगमंड फ्रॉइड, क्रिस्टियन रेल एंड यूजन ब्लूरल। सो राइट ऑप्शन इज क्रिस्टियन रेल। ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑप्शंस की बात करें तो यूजन ब्लूरल की अगर हम बात करें, इन्होंने 1908 में क्या दिया था? टर्म इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया कॉइन करी थी। ठीक है, कब की थी? 1908। ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू एग्जाम में कि यूजन ब्लूरल ने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म कब कॉइन की थी, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूजन ब्लूरल ने कौन सी टर्म कॉइन की थी, या स्किज़ोफ्रेनिया टर्म किसने कॉइन की थी? सो आंसर विल बी यूजन ब्लूरल। ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें ऑप्शन की सिगमंड फ्रॉइड, सो ये हमारे फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी हैं। सिगमंड फ्रॉइड फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। एंड स्किनर की अगर बात करें तो जो ऑपरेंट बिहेवियर वाली जो थ्योरी हमने पढ़ी है तो उसके फादर हैं स्किनर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्फेबुलेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। कन्फेबुलेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, हमने ये थ्योरी की क्लास में भी पढ़ा है। तो कन्फेबुलेशन, पहले तो हमें टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। कन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है? अपनी मेमोरी को फॉल्स स्टोरीज के साथ फिलअप करना। ठीक है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के सुना देना। ठीक है, इट इज़ अ एबनॉर्मल, जो पेशेंट रहते हैं साइकेट्रिक पेशेंट, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शंस देखते हैं। परसेप्शन, मेमोरी, थॉट्स एंड मूड। तो इट इज़ वेरी इजी टू गेस ये कौन सा डिसऑर्डर रहता है? मेमोरी का। इसमें हम अपनी पास्ट मेमोरी को कुछ भी मनगढ़ंत कहानियों के से फिलअप कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर ट्रू अबाउट गैंसर सिंड्रोम एक्सेप्ट। सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि गैंसर सिंड्रोम क्या होता है। जो गैंसर सिंड्रोम है वो एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम रहती है जिसमें कि जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए, कह सकते हो आप, एक्ट करता है साइकियाट्रिक पेशेंट के जैसे। ठीक है, मीन्स एग्जैक्टली वो पर्सन साइकियाट्रिक उसको हम पेशेंट नहीं कहेंगे, बट वो एक्ट करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो उसके साइन एंड सिम्टम से वो भरोसा दिलवाएगा लोगों को कि वो साइकियाट्रिक पेशेंट है। ठीक है। सो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अप्रॉक्सीमेट आंसर, बी क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, सी ओनली फाउंड इन प्रिजनर्स एंड डी इज हेल्यूसिनेशन। सो राइट आंसर इज ओनली फाउंड इन प्रिजनर्स। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रिजनर में ही फाउंड होता है, ये कोई भी पर्सन ऐसे एक्ट कर सकता है। ठीक है, वो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करते हैं और ऐसे साइन एंड सिम्टम शो करने की कोशिश करते हैं कि उनको डिक्लेयर किया जाए कि वो मेंटली इल पर्सन है। और समटाइम ऐसा होता भी है। बहुत सारे जो आप जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल में, सो वो पर्सन बिल्कुल आप कह सकते हैं हेल्दी होते हैं फिजिकली मेंटली, बट वो एक्ट करते हैं, कुछ भी उनके इशू रह सकते हैं, या मोस्टली तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं, किसी का प्रॉपर्टी मैटर रहता है। सो या ये इस कंडीशन को हम कहते हैं गैंसर सिंड्रोम। एंड जिपमर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज नर्स आस्क अ 65-year-old पर्सन टू लिसन एंड रिपीट एप्पल पेन टेबल, नर्स इज गोइंग टू असेस। सो नर्स जो हैं वो 65-year-old पर्सन से लिसन करने के लिए और उनके बाद रिपीट करने के लिए कह रहे हैं एप्पल, पेन और टेबल, ये कुछ वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें से वो कौन सी चीज़ को असेस कर रहे हैं? ऑप्शंस आर जजमेंट, रिकॉल, ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। सो इट इज़ वेरी इजी टू गेस, आई थिंक राइट ऑप्शन इज रिकॉल। ठीक है, तो ये GMCH का जो रहता है एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस को लेके या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन को लेके, सो यू कैन कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन।
सो थैंक यू।